हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का 16 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 97 टॉपिक हम प्रीवियस 15 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। देन चर्चा करेंगे किगाली अमेंडमेंट टू मॉनेटरी प्रोटोकॉल के बारे में। एक स्कीम डिस्कस करेंगे जिसमें आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में देखेंगे। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आज हम गल्फ ऑफ गिनी के बारे में चर्चा करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आज हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में है, जिसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है एक स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए जो 2008 में रघुराम राजन कमेटी बनी थी, उसने इसको फर्स्ट प्रपोज किया था एफएसडीसी को। एफएसडीसी चेयर्ड किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि एफएसडीसी एक स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल है, ये एक स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल ना होकर एक नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल है, जो कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा 2010 में बनाई गई थी। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, इसको रघुराम राजन कमेटी के द्वारा फर्स्ट प्रपोज किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि इसको चेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी 2 and 3 ओनली। चलिए जानते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट्स। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 2010 के अंतर्गत बनाया गया था। जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए जो कमेटी बनी थी रघुराम राजन कमेटी 2008, तो उसके द्वारा इसको फर्स्ट प्रपोज किया गया था। इसके अलावा हम इसके कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। इसको चेयर किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, और इसके जो मेंबर होते हैं जिसके अंतर्गत आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए एंड आईआरडीए के हेड्स इसके मेंबर होते हैं, जिसके अंदर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इसके मेंबर होते हैं। 2018 में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है एफएसडीसी को, जिसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो भी इसके मेंबर होते हैं। साथ ही साथ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वे भी इसके मेंबर होते हैं। साथ ही साथ चेयरपर्सन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एंड द रेवेन्यू सेक्रेटरी इसके मेंबर होते हैं। साथ ही साथ एफएसडीसी की जो सब कमेटी होती है वो हेड की जाती है गवर्नर ऑफ द आरबीआई के द्वारा। जो काउंसिल है ये कई एक्सपर्ट्स को इनवाइट कर सकती है फॉर यदि उनको रिक्वायर्ड होता है तो। इसके अगर फंक्शन के बारे में देखें तो इसका जो फंक्शन है टू स्ट्रेंथन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इनहेंसिंग द इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोट फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट को। साथ ही साथ जो भी हमारी जो मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन करना किसका, इकोनॉमी का, इसका ये फंक्शन है। ये था एफएसडीसी के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किगाली अमेंडमेंट टू मॉनेटरी प्रोटोकॉल के बारे में है, जिसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि द यूनाइटेड स्टेट्स लीडरशिप में 197 कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया फॉर फेस आउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को इन किगाली रवांडा के अंतर्गत 2016 में। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो किगाली अमेंडमेंट है मॉनेटरी प्रोटोकॉल एक लीगली बाइंडिंग है और ये फोर्स में आया 2019 में। इसका जो गोल है टू अचीव ओवर 80% रिडक्शन इन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कंजप्शन बाय 2070। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। जो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, यूएस ने इसको लीडरशिप में किगाली रवांडा 2016 में ये एडॉप्ट किया गया। साथ ही साथ ये लीगली बाइंडिंग है और फोर्स में आया 2019 में, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में इसमें जो बात की गई है कि 80% रिडक्शन करना है 2070 तक, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो 80% रिडक्शन करना है वो 2070 तक नहीं बल्कि 2047 तक हमें ये अचीव करना है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट्स। ये जो किगाली अमेंडमेंट टू मॉनेटरी प्रोटोकॉल है
ये अक्टूबर 15, 2016 में आया बाय द यूनाइटेड स्टेट की लीडरशिप में। कंट्री ने इसको एडॉप्ट किया टू फेस डाउन द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs को। और ये अमेंडमेंट था मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल में इन किगाली रवांडा के अंतर्गत। इसका जो एम है वो ये है कि फेस डाउन करना किसको, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, बाय कटिंग देयर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। इसका जो गोल है जो अचीव करना है 80% रिडक्शन करना है, कब तक, 2047 तक। अगर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में देखा जाए तो ये जीरो इम्पैक्ट करती है फॉर डिप्लीशन ओजोन लेयर, लेकिन जो HFC है वो अभी यूज की जा रही है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में। एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है इसके रूप में, ये अल्टरनेटिव के रूप में यूज की जा रही है इन एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एंड फोम इंसुलेशन में। लेकिन फिर भी ये एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं पैदा कर रहा है। इसके अलावा किगाली अमेंडमेंट है वो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल एक लीगली बाइंडिंग है। ये फोर्स में कब आया, ये फोर्स में आया 2019 में। इसके अलावा इस अमेंडमेंट में कहा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो रिड्यूस करेंगी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कंजप्शंस को। इनको जो शुरू करना है 2019 से। जो मोस्ट डेवलपिंग कंट्री है वो अपना फ्रीज करेंगी कंजप्शन को 2024 से। और सम डेवलपिंग जो कंट्री हैं जिसमें आपका इंडिया, हमारा इंडिया भी शामिल है, ये इसके लिए यूनिक सर्कमस्टांसेस रखी गई हैं जो कि फ्रीज करेंगी कंजप्शन 2028 से। इसके अलावा इनका जो प्लान है वो प्रोवाइड करना फाइनेंसिंग टू सर्टेन कंट्रीज एंड उनको हेल्प करना ट्रांजिशन टू द क्लाइमेट अल्टरनेटिव, कुछ इनके जो अल्टरनेटिव हो सकते हैं क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के लिए। इसके अलावा जो किगाली अमेंडमेंट है ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन सकता है फॉर अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा जो ओजोन लेयर से संबंधित जो बैकग्राउंड में जो कन्वेंशंस रही हैं उसके बारे में देख लेते हैं। 1985 में वियना कन्वेंशन आई फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट था यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के बीच में, जिनको फंडामेंटल इंपॉर्टेंस देनी थी प्रिवेंटिंग डैमेज फॉर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर के लिए। इसके अलावा 1987 में मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल आया जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं उनके लिए। इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके कंजप्शन और उनके प्रोडक्शन को कम करने के लिए ये प्रोटोकॉल लाया गया था। जो ओजोन डिप्लीशन है ये कॉज्ड बाय द ह्यूमन रिलेटेड एमिशन, जो कि ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस होते हैं जो रिलीज़ करते हैं हैलोजन गैसेस, स्पेशली क्लोरीन, ब्रोमीन इन द स्ट्रेटोस्फीयर के अंतर्गत। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत कंट्रोल करना था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फॉर स्टिमुलेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए के साथ। इसके अलावा इसमें फर्स्टली हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को इसमें कंट्रोल करना था, देन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को इसके अंतर्गत कंट्रोल करना था इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है वह माइनर इफेक्ट करता है फॉर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, जबकि कुछ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वह पावरफुल ग्रीन हाउस की तरह एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। इसके अलावा अभी जो 16 सितंबर को आज वर्ल्ड ओजोन डे है, जिसकी थीम है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, जिसको अभी 35 ईयर हो चुके हैं इस प्रोटोकॉल को। तो इसकी जो थीम है वो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल @35 एंड द वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेशन फॉर सेफ गार्डिंग लाइफ ऑन अर्थ। ये था किगाली अमेंडमेंट टू मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बात की गई है। इसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, इंट्रोड्यूस की गई थी 2016 में फॉर अ टारगेट कंस्ट्रक्टिंग 95 करोड़ पक्का हाउसेस बाय 2022। फर्स्ट टाइम द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस किया है फॉर पेनल्टी क्लॉज फॉर डिले एट एनी कॉज इन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बाय द स्टेट्स। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो बेनिफिशरीज हैं वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम ना होते हुए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है
जिसको 2016 में ये इंट्रोड्यूस की गई थी और इसका जो टारगेट है वह है 95 करोड़ पक्का हाउसेस बनाने हैं 2022 तक। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इंट्रोड्यूस की है पेनल्टी क्लॉज, वह एनी कॉज नहीं, यदि सेंट्रल फंड उस योजना के लिए अगर अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पे उन स्टेट्स के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। तो इसमें जो एनी कॉज लिखा हुआ है इसके कारण से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। थर्ड में कहा गया है कि बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई किए जाते हैं फॉर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 ओनली सी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट्स। इसमें अभी फर्स्ट टाइम क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है पेनल्टी क्लॉज फॉर द स्टेट्स यदि वो प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी तरीके का डिले करते हैं। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी यदि उनके पास सेंट्रल फंड अवेलेबल नहीं है। तो इसके बारे में, योजना के बारे में और देख लेते हैं। ये लॉन्च की गई थी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव फॉर हाउसिंग फॉर ऑल्स बाय 2022। ये जो पहले जो इंदिरा आवास योजना चल रही थी उसको ही रिकंस्ट्रक्ट करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तैयार की गई इन 2016 में। इसमें जो मिनिस्ट्री है वह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। इसका जो एम है प्रोवाइड कराना पक्का हाउसेस विथ बेसिक अमेनिटीज़ टू ऑल रूरल फैमिलीज़ जो कि होमलेस हैं, जो कि कच्चे हाउस में रह रहे हैं। कब तक कराना है, ये एंड ऑफ मार्च 2022 तक कराना है। इसकी जो हेल्प कर रही है वह रूरल जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं उनके लिए फॉर कंस्ट्रक्शन ड्वेलिंग यूनिट्स, अपग्रेडेशन, उनके जो अभी कच्चा हाउस है उसको अपग्रेड करना, और इसके लिए उनको असिस्टेंस प्रोवाइड इसके द्वारा कराया जाएगा, या तो फुल ग्रांट के रूप में या पार्शली ग्रांट के रूप में उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अंदर जो बेनिफिशरी हैं SC/ST के जो बिलोंग करते हैं वह लोग फ्री बॉन्डेड लेबर हैं। साथ ही साथ जो नॉन SC/ST कैटेगरी भी इसमें कुछ लोग शामिल हैं, जैसे कि विडो, जो डिफेंस पर्सनल हैं जिन्होंने अपनी देश के लिए शहादत दी, उनके रिश्तेदारों को। साथ ही साथ जो एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड मेंबर हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके अलावा डिसेबल्ड पर्सनस हैं या कोई माइनॉरिटीज़ हैं तो वो इसके बेनिफिशरीज हो सकते हैं। इसमें सिलेक्शन कैसे किया जाएगा बेनिफिशरीज़ का, इसमें 3 स्टेज होंगी वैलिडेशन के लिए। सबसे पहले तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, फिर ग्राम सभा से उनको वैलिडेशन कराना पड़ेगा, फिर जियो टैगिंग के द्वारा ये 3 स्टेज वैलिडेशन उनके बेनिफिशरीज़ को चूज़ करने के लिए इसमें किया जाएगा। इसमें जो कॉस्ट शेयरिंग होगी ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें जो असिस्टेंस दिया जाएगा सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में शेयर्ड होगा, जो कि रेशियो होगा 60-40 फॉर प्लेन एरिया एंड जो 1940 जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स के लिए। इसके अलावा अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसका जो मिनिमम साइज ऑफ द हाउस है वह इंक्रीज़ किया जाएगा 25 स्क्वायर मीटर, जो कि पहले था 20 स्क्वायर मीटर, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 25 स्क्वायर मीटर फॉर विथ हाइजीनिक कुकिंग स्पेसेस। जो यूनिट असिस्टेंस दिया जाएगा वो भी इंक्रीज़ कर दिया गया है, जैसे कि 70,000 से 1.20 लाख कर दिया गया है फॉर प्लेन एरिया, और अगर हिली स्टेट है तो 75,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 1.30 लाख। इसके अलावा जो असिस्टेंस अदर जो स्कीम्स के थ्रू मिल रहे हैं वह भी इसके अंतर्गत, जैसे कि टॉयलेट बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और मनरेगा और अदर कोई सोर्स है फंडिंग का तो उसको भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो पाइप ड्रिंकिंग वाटर की जो स्कीम चल रही है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वो भी इसके साथ कन्वर्स की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन भी चल रही है, जो कि लॉन्च हुई थी 2015 में। इसी के साथ इसे भी 2022 तक हाउसेस फॉर ऑल का जो एम हमने रखा है उसको फुलफ़िल करना है 2022 तक। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। इसमें इसके भी वही फीचर्स हैं कि ऑल वेदर हाउसिंग उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे, वुमेन एम्पावरमेंट होगा इससे, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी हो सकेगी जो अर्बन पुअर्स हैं, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा उनके लिए, एक सिक्योरिटी के रूप में एक घर उनके पास होगा। इसके अलावा इसके एडिक्वेट फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनको इसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें गल्फ ऑफ गिनी के बारे में चर्चा की गई है। इसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि द गल्फ ऑफ गिनी
नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशियन का। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि द इंटरसेक्शन है इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का इन दिस गल्फ में। इसके अलावा जो मैनी रिवर्स यहाँ पर ड्रेन होती हैं लाइक नाइजर एंड वोल्टा। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसके अंतर्गत फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वह करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी ये करेक्ट है, थर्ड भी ये करेक्ट है। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो इंडियन नेवी ने मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए INS तर्कस को मिशन किया है, डिप्लॉय किया है गल्फ ऑफ गिनी के अंतर्गत फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए। वहाँ पे जो पायरेसी की जो एक्टिविटी होती है उसके अगेंस्ट में ये ऑपरेशन के लिए INS तर्कस को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। ये जो डिप्लॉयमेंट किया गया है ये जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है विद द नाइजीरियन नेवी पेट्रोल शिप NNS कानो, ओशन, सोकोतो एंड नगोरू के साथ। एंड जो एक्सरसाइज जो मार्क की गई है फर्स्ट जॉइंट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है बाय इंडिया एंड नाइजीरिया इन सपोर्ट ऑफ एंटी पायरेसी ऑपरेशन इन अ गल्फ ऑफ गिनी। ये INS तर्कस आप देख सकते हैं। यह है गल्फ ऑफ गिनी जो कि नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है अटलांटिक ओशियन का। इसमें नाइजर रिवर एंड वोल्टा रिवर यहाँ पर ड्रेन होती हैं गल्फ ऑफ गिनी में। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है। साथ ही साथ जो प्राइम मेरिडियन लाइन है 0 डिग्री और जो इक्वेटर लाइन है यहाँ पर गल्फ ऑफ गिनी में कंबाइंड होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो इसलिए गल्फ ऑफ गिनी की इम्पोर्टेंस है। ये इसकी जो बाउंड्री पे कई सारी कंट्री हैं, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, गैबॉन, ये सारी कंट्रियाँ एंड इक्वेटोरियल गिनी इसकी बाउंड्रिंग कंट्रीज़ हैं। ये था गल्फ ऑफ गिनी के बारे में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर बेस्ड है जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया गया था इन 2015 इन पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत बाय द PM नरेंद्र मोदी एंड द फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकोइस होलांडे के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ISA का जो ऑब्जर्वर स्टेट है इन यूनाइटेड नेशन, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट तीनों ही करेक्ट हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट्स। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये एक एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है फॉर इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के लिए। इसका जो बेसिक मोटिव है टू फैसिलिटेट एनर्जी एक्सेस, इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी एंड ड्राइव एनर्जी ट्रांजिशन इन इट्स मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। इसके अलावा जो ISA वो कंसीव किया गया था जॉइंट एफर्ट बाय द इंडिया एंड फ्रांस के कोलैबोरेटिव एफर्ट पर टू मोबिलाइज द एफर्ट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज थ्रू डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी सॉल्यूशन। इसका जो विज़न है वह है लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। इसके अलावा जो इसके मिशन है एवरी होम, जो कि कितने भी दूर हों उनको लाइट प्रोवाइड कराना होम के अंतर्गत। इसका जो हेडक्वार्टर है इंडिया के अंतर्गत है, इन गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा जो इसके मेंबर नेशन है टोटल इसमें 106 कंट्री हैं, इसने साइन किया है ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। इसमें से 106 नेशंस में से 86 हैं जिन्होंने रेटिफाइड कर लिया है ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। और जो ऑल मेंबर स्टेट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन हैं वो एलिजिबल हैं फॉर ज्वाइन द ISA। जो ऑब्जर्वर स्टेटस की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको ऑब्जर्वर स्टेटस प्रोवाइड किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, जो कि मदद करेगा प्रोवाइड रेगुलर वेल डिफाइंड कोऑपरेशन बिटवीन द अलायंस एंड द यूनाइटेड नेशन के बीच में। और ये बेनिफिट करेगा ग्लोबल एनर्जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इसके अलावा इसमें 4 प्रायोरिटी सेक्टर हैं फॉर दिस प्रोग्राम। ये प्रायोरिटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो एनालिटिक्स एंड एडवोकेसी, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोग्रामेटिक सपोर्ट, रेडीनेस एंड इनेबलिंग एक्टिविटीज़। इसमें जो असेंबली है ISA की ये एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि कंप्राइज करती है रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच मेंबर नेशन।
इसके अलावा इसमें कुछ प्रोजेक्ट और चल रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। एक प्रोग्राम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोग्राम। ये फोकस करता है ऑन द फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कॉपरेशन, बिल्डिंग अ ग्लोबल इकोसिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, मेनली किसके अंतर्गत, सोलर एनर्जी के अंतर्गत, जो कि सीमलेसली शेयर्ड होगा हर एक कंट्री में। इसका जो विजन रखा गया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का, कि सन नेवर सेट्स, ये एक कांस्टेंट है एट सम जोग्राफिकल लोकेशंस लाइक ग्लोबली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक मोस्ट एम्बिशियस स्कीम है बाय एनी कंट्री, और जो कि ग्लोबल सिग्निफिकेंस रखती है इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस जो इसको प्रोवाइड करा रहा है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा सेकंड हम देख लेते हैं ISS सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर के बारे में, जो कि इनिशिएटिव है अंडर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये एक बिल्ड करेगा नेटवर्क फॉर अ टेक्निकल ट्रेनिंग, entrepreneurship and research and innovation center in order to exchange the best practices and promote knowledge dissemination and capacity building between the countries. ये वर्क करेगा फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोलर एप्लीकेशंस एट द रीजनल सब रीजनल लेवल, प्रोवाइड टेस्टिंग टेक्निकल सर्टिफिकेशन कैपेबिलिटी टू की स्टार सेंटर्स। इसके अंतर्गत स्टार सेंटर बनाए जाएंगे जो कि टेक्निकल सर्टिफिकेट्स कैपेबिलिटी उनको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा इनेबल करेगा कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एमंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस मेंबर के बीच में। इसके अलावा एक प्रोग्राम और चल रहा है, इसका इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्कीम, जिसके अंतर्गत द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सपोर्ट कर रही है ISA को बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड टू द मास्टर ट्रेनर इन द फील्ड ऑफ द सोलर एनर्जी थ्रू द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के द्वारा। जो ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग रहेगी इसके अंतर्गत 21 डेज की रहेगी एंड ऑल कॉस्ट बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2018-19 की बात करें तो 133 कैंडिडेट फ्रॉम 25 कंट्री वर ट्रेन एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जो कि गुरुग्राम में स्थित है, विद सपोर्ट ऑफ द इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन स्कीम के तहत। ये था हमारा 16 सेशन। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।